सबसे पहले मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को एक प्यारा भरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे। हम लेकर आए आए हैं आपके लिए प्रश्नावली 3.2, जिसके हमने पार्ट 1 खत्म कर लिया और ये हमारा पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 में हम अपने क्वेश्चन 2 को कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 से आगे यानी 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे 6 भाग दिए गए। आज हम उनको कंप्लीट करेंगे और टाइम बिना गवाए हुए, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। और चलो बिना टाइम गवाए हुए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। चलते अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। इस युग्म का मतलब क्या, जोड़ा, यानी समीकरण युग्म बनेंगे, यानी दो समीकरण बनेंगे जोड़े से, और उनको बनाना है पहली कंडीशन, और उनके हल ज्ञात करने में प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि मैं बता चुका हूं पार्ट 1 में। पहले आप उस पार्ट को देख के आए तब अच्छे से समझ में आएगा। मैं इससे पहले पार्ट 1 कंप्लीट करवा चुका हूं, तो पहले उसे जाकर देखें, उसके बाद आप इस पे आगे गौर करें। तो चलो अपने क्वेश्चन की तरफ। युग्म बनाने और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करने। पहले हम समीकरण बनाएंगे, फिर उसमें अपनी प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे और प्रतिस्थापन विधि से अपने हलों को हम यानी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। इस यानी क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट का मतलब 6 सवाल दिए गए हैं, तो उनको देखते हैं हम एक एक करके क्या कह रहे हैं। हमारा देखो पहला पार्ट है हमारा, इसमें सवाल दिया है दो संख्याओं का अंतर हमारा 26 दिया है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है और उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी संख्याओं को ये पूछ रहा है, दो संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं का अंतर दिया गया है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो हमें उन संख्याओं को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो संख्या ज्ञात करना है हम उन्हें मानेंगे और उसके बाद आगे हल करेंगे। तो पहले मान लेते हैं हम। सबसे पहले डालेंगे अपना हल। हल में लिखेंगे माना पहली संख्या को मैं पहली संख्या से मानूंगा और दूसरी को दूसरी से। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या हमारी है x। अब मानेंगे अपनी दूसरी y। तब दूसरी संख्या हमारी y। हमने अपनी संख्या मान ली, पहली संख्या मान ली, दूसरी मान ली। अब उसके बाद ये कह रहा है हमारा, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन में। दो संख्याओं का अंतर हमारा 26 है, यानी हमने दो संख्या मान ली, पहली संख्या से दूसरी संख्या, एक एक्स और एक वाई। अब इनका अंतर दिया है हमें, तो शर्त फर्स्ट क्या कह रही है हमारी, शर्त फर्स्ट कह रही है दो संख्याओं का अंतर 26 है। जो दो संख्याएं दी गई हैं इनका अंतर क्या हमारा 26, ये हमारा दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन में ये शर्त फर्स्ट थी कि दो संख्याएं थी और इनका हमें अंतर दिया गया। अंतर का मतलब होता है घटाव, ये ध्यान रख लें। ठीक, और इसके बाद कह रहा है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, ये हमारी शर्त है सेकंड। कौन सी है, सेकंड। तो शर्त सेकंड से देखेंगे, जब भी किसी संख्या को गुना किया जाए, अधिक किया जाए, कम किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो पहले सबसे पहले उन संख्याओं को बराबर करो, फिर देखते हैं हमें आगे क्या करना है। तो पहले सबसे पहले बराबर करेंगे, ये शर्त सेकंड है हमारी। शर्त सेकंड से पहले बराबर करो, बराबर के बाद अब देखो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। जो एक संख्या है वो दूसरी की कितनी है, 3 गुनी है। जो एक संख्या ये वाली है हमारी, वो दूसरी की 3 गुनी है। 3 गुनी कौन है, ये, तो ये 3 गुनी है। और ये हमारा बराबर चिन्ह क्या दर्शाता है, बराबर चिन्ह हमारा बताता है कि जो चीज इधर है वो हमारी इधर होनी चाहिए। अगर ये हमारी 3 गुनी है तो ये चीज ज्यादा हो गई, क्योंकि ये 3 गुनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है, तो ये वाली कम हो गई, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। बराबर चिन्ह का मतलब क्या, बराबर करो। तो बराबर कैसे करेंगे फिर, तो 3 गुनी यही तो हो रही है, तो 3 गुनी ये कम हो गई, निश्चित है कम होगी, तो इसे बढ़ा दो बस 3 गुनी। गुने का मतलब होता है गुणा, अधिक का मतलब हम प्लस करते हैं और कम का मतलब हम माइनस करते हैं। तो यहाँ तो गुने की बात की है, गुने का मतलब होता है गुणा कर दो बस। तो दूसरी संख्या यानी एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, हमने 3 गुनी कर दी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका है ऐसे भी कर देते हैं, अपोजिट का गुणा कर दो, नहीं आए समझ में तो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी दूसरी ये है, दूसरी की ये 3 गुनी है। जिस संख्या का गुना करवाया जाए उसमें मत करो, बस उल्टा कर दो। गुना तो ये है 3 गुना, तो फिर उल्टा कर दो आप इसमें, बस ऐसे कर लो, चीज वो ही है, बस समझाने का तरीका थोड़ा अलग है और कुछ नहीं है इसमें।
देखो इक्वेशन हमारी एक बन गई है, इक्वेशन हमारी होगी दो। सबसे पहले ये कहा था इसने समीकरण एवं बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करने, तो एवं बनेंगे हमारे समीकरण के एक दो। अब समीकरण एक और दो को हम क्या करेंगे हल, क्योंकि हमें क्या निकालना है उनके हल में, यानी जो उन्हें ज्ञात भी करना है संख्याओं को। तो संख्या कैसे निकलेंगी, देखो सबसे पहले हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि बता चुका हूं मैं। एक समीकरण को पकड़ो, किसी को भी, तुम्हारी इच्छा है, चाहे एक को पकड़ो चाहे दो को पकड़ो, और उसमें से किसी एक समीकरण में से एक चीज का मान निकाल लो, चाहे तो आप एक्स का निकाल लो चाहे वाई का, यानी एक चर का मान निकालो। अगर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी समीकरण दूसरे को देखूं, तो समीकरण दूसरे में देखो एक्स बराबर 3y हमें डायरेक्ट दिया है, एक्स का मान हमें पता ही है, इसमें निकालने की जरूरत है ही नहीं, हमें दिया है तो फिर आगे करने की कोई जरूरत है नहीं है। तो सीधा समीकरण लिख लेंगे, समीकरण दो से एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर एक ही बात है। देखो हमारा समीकरण एक क्या है, ये है ना इसने कहा है जो समीकरण दूसरा है ना उससे एक्स का मान समीकरण एक में रखना है, यानी एक्स बराबर हमारा कितना दिया 3y, तो हमें समीकरण एक में रखना है एक्स की जगह 3y। तो हमारा समीकरण एक क्या है एक्स माइनस वाई, तो एक्स की जगह तो हमें 3y रखना है क्योंकि समीकरण दो से रख रहे हैं हम 3y, और माइनस वाई तो हमारा समीकरण एक में बराबर 26 दिया है। इसका अंतर लेंगे, 3y में से y जाएगा तो बचेगा हमारा 2y, और 2y हो गया हमारा 26। अगर y बराबर देखेंगे तो हमारा आ जाएगा 26/2 यानी 13। एक मान तो हमारा निकल आया भाई का। कुछ के दिमाग में तो ये चल रहा होगा सर एक्स का तो भाई का तो ये मिलेगा, एक्स का ये मिलेगा, लेकिन अभी ये एक्स का मान नहीं है प्रॉपर, क्योंकि इसके संग हमारा चर चिपका हुआ भाई। जब तक ये भाई नहीं गायब होगा तब तक एक्स का मान नहीं निकलेगा। कोई संख्या होगी तो कोई अंक ही तो होगा, 2 4 6 8, ऐसी कौन सी संख्या जिसके संग भाई आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम भाई का मान लिया हमने, आपकी इच्छा चाहे सेकंड में रखो चाहे फर्स्ट में रखो, फिर पुनः आंसर उतना ही आने वाला है। तुम्हें तो अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम ऐसे समीकरण को देखेंगे जो हमारा छोटा हो, तो उससे हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी और आंसर हमारा आसानी से आ जाएगा। तो देखो समीकरण सेकंड हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा सिंपल है, ज्यादा बड़ा है नहीं है, तो इसी मान रख देते हैं। अब लिख लेना बाई का मान समीकरण दो में रखने पर रखो बाई का मान। तो देखो x बराबर दो में तो रख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाई कितना हमारा 13, तो x बराबर कितना निकला है हमारा 39। यही पूछ रहा था, दो संख्याओं का अंतर दिया गया और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है और उन्हें ज्ञात करना है, हमें संख्या बतानी है। तो संख्या क्या मानी थी हमने, एक x मानी थी और एक y। हमारी संख्याएं क्या निकल आई, संख्या निकल आई एक x बराबर हमारी कितनी निकल आई 39, और एक y बराबर कितनी निकल आई हमारी 13। ये तो हमने संख्या मानी थी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ये कंप्लीट। और दिखाई दे रहा होगा आपको, आंसर को हम चेक भी कर सकते हैं तुरंत का तुरंत। देखो इसने क्या कहा था, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी इनका अंतर लेंगे तो 26 निकलेगा। देखो 13 यानी 13 और 39 का अंतर कितना है, 39 में से 13 घटाएंगे 26, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, 3 गुनी का मतलब देखो अगर एक संख्या 13 है तो वो 3 गुनी है, 3 गुनी है इसकी, देखो 13 3 या 39। कंप्लीट, हमारा आंसर भी चेक हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने सेकंड की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट थर्ड का। देखो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पहले तो ये समझेंगे संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण नहीं पता होगा तो हम सवालों को नहीं कर पाएंगे। संपूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग, यानी दो कोण लो और जिनका योग कितना होना चाहिए हमारा 180 डिग्री। एक होता हमारा संपूरक, एक होता पूरक। इसे सप्लीमेंट्री बोलते हैं, इसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। देखो पूरक में होता 90 डिग्री, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। लेकिन संपूरक में होता हमारा ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। जैसे मैं पूछूं आपसे, अगर हमारा एक कोण 30 डिग्री है तो इसका संपूरक कोण कितना होगा। तो संपूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण हो जिनका योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री, दो कोणों का उसमें से एक 30 डिग्री दे दिया तो दूसरा कितना बचेगा हमारा फिर 150 डिग्री। यही तो होता है संपूरक कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। एक कोण पता है तो दूसरा हमें पता कर लेंगे 180 से घटा के।
ये होता है हमारा संपूरक। संपूरक की बात की है तो संपूरक को देखेंगे हम, पूरक 90 डिग्री का होता है। तो बस इसमें इतना ही समझना आता, संपूरक ऐसे दो कोण जिनका योग हमारा यानी 180 डिग्री होता है। तो देखो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में, यानी दो संपूरक कोण दिए हैं हमारे, संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पहले मान ले रहे हैं हम, ठीक, अपना मान ले रहे हैं, माना बड़ा कोण x डिग्री, कोण को डिग्री में लिख सकते हैं, x डिग्री मान लिया हमने। अब मैं डिग्री बार बार नहीं लगाऊंगा, सीधा x ही मानूंगा, ठीक। बड़ा कोण ये हो गया, छोटा कोण कितना हो जाएगा हमारा, छोटा कोण हो जाएगा हमारा बाई, कितना हो जाएगा बाई, ये होगा हमारे दोनों को। आगे कह रहा है इन दोनों में छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। शर्त फर्स्ट देखो, शर्त फर्स्ट क्या कह रहा है, बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कौन अधिक है, बड़ा कोण कितना अधिक है, 18 डिग्री। तो हमेशा चीज बड़ी में से छोटी घटाई जाती है, ये आपको पता होगा। तो जो अधिक है अधिक में से कम वाला घटाना पड़ेगा। यहाँ अधिक कौन है, बड़ा कोण, तो बड़े कोण में से छोटा घटाना पड़ेगा। तो घटाओ शर्त फर्स्ट के अनुसार, x माइनस बड़े में से छोटा घटाएंगे, और वो कितना दिया हमारा 18 डिग्री। ऐसे भी समझ सकते हो आप। मैंने बताया कम अधिक के लिए सबसे पहले और गुणा भाग के लिए आप बराबर कर लो, पीछे बताया था अभी मैंने सवाल में। और जैसे वो कहे वैसे कर लो, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री अधिक कौन है, यही तो है, 18 डिग्री का बड़ा कोण अधिक है, तो ये 18 डिग्री छोटा होगा। यहाँ लिखा है उस हिसाब से देखा जाए तो ये तो बड़ा हो गया हमारा, ये छोटा हो गया। लेकिन बराबर चिन्ह क्या दर्शाता है, बराबर चिन्ह बताता है कि जो चीज इधर है वही उधर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये बड़ा कोण है और ये छोटा कोण है, और बड़ा कोण तो 18 डिग्री अधिक है ना, बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है, तो 18 डिग्री ये कम हो जाएगा, तो बराबर करना पड़ेगा दोनों को। तो 18 डिग्री इसे नहीं देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा। अब बाई को इधर ले आएंगे तो x माइनस बाई कितना हो गया हमारा 18 डिग्री। वो मैंने डायरेक्ट यहाँ बता दिया था, एक स्टेप कम करके, ठीक। ज्यादातर क्वेश्चन में इसी से करूंगा, वो कभी कभी रेयर केस में लगाएंगे। देखो समीकरण एक हमारा ये बन गया। शर्त सेकंड इसी में छिपी हुई है, दी नहीं हुई है लेकिन छिपी हुई है। देखो दो संपूरक कोण होंगे हमारे, एक x है एक y है, और दो संपूरक कोण का एक मैंने कितना बताया, 180 डिग्री। तो क्या 180 डिग्री लिख सकता हूं इसे, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये तो तुम्हारा कॉमन सेंस होना चाहिए, पता होना चाहिए दो संपूरक कोणों का 180 डिग्री योग होता है, ठीक। दो समीकरण मिल गए, अब मिल गया, मैंने हल करना है। हमें हल कैसे करेंगे, किसी एक से, प्रतिस्थापन विधि ये कहती है कि एक समीकरण को किसी से पकड़ो, वहां से किसी एक चर का मान निकाल लो, चाहे x का निकाल लो चाहे y का निकाल लो, और उसको एक से निकालो दूसरे में रख दो। तो देखो हम समीकरण एक से देख रहे हैं, समीकरण एक से, समीकरण एक से देखो तो मैं x निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, x। देखो तो x अपनी जगह माइनस बाई तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, 18 डिग्री प्लस बाई, ये बन गया। हमने एक से मान निकाला है, किसका निकाला है, x का। एक से निकालो दूसरे में रख दो, निकाला एक से था, मान अब रखना किसमें, दूसरे में। अब लिख दूंगा x का मान समीकरण दो में रखने पर, रखो भाई साहब, रखेंगे तो x की जगह कितना हमारा 18 प्लस बाई डिग्री, 18 डिग्री प्लस बाई, प्लस तो है हमारा बाई। मैंने कुछ नहीं किया, बस समीकरण दो में रख दिया, जहां x था वहां रख दिया, 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। बाई बाई हमारे संख्या संख्या एकलन कर लो, चर चर एकलन कर लो, तो चर चर को जोड़ेंगे, बाई बाई कितने होंगे हमारे 2i, 180 डिग्री अपनी जगह, 18 प्लस के उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे हमारे माइनस के, तो 2 बराबर ये हमारा कितना हो गया 162 डिग्री, घटाएंगे ये बचेगा। हमें तो चाहिए बाई, तो बाई क्या हो जाएगा 162, गुणा वाली चीज भाग में जाएगी, दो का भाग देंगे 162 में, तुम्हारा बचेगा 81 डिग्री। देखो छोटा कोण तो हमें मिल गया, बाई माना था, अब एक और कोण की जरूरत है हमें एक्स की। अब कुछ के तो दिमाग में ये हो रहा है कि एक्स तो ये निकला है, नहीं निकला, क्योंकि ये बाई चिपका हुआ है इसके संग, जब तक बाई खत्म नहीं होगा तब तक एक्स का मान नहीं निकलेगा। तो देखो अब लिख लो बाई का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रख लो दो में रख लो, आंसर उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो एक में रख रहा हूं, तो एक्स माइनस बाई की जगह कितना रखना मुझे 81 डिग्री, बराबर दिया 18 डिग्री, एक्स बराबर
18 डिग्री अपनी जगह, इधर माइनस के दूसरी साइड जाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के। दोनों को जोड़ूंगा मैं तो हमारा हो जाएगा 99 डिग्री। तो हमारे दोनों कोण निकल आए, यानी बड़ा कोण निकला है हमारा कितना, बड़ा कोण माना था हमने एक्स, वो निकला है हमारा कितना, 99 डिग्री। तो एक था हमारा छोटा कोण माना था, जो हमने वो छोटा कोण क्या माना था हमने, बाई। तो बाई कितना निकला है हमारा 81 डिग्री। कंडीशन भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, बता चुका था मैं। देखो तो संपूर्ण कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है, देखना। छोटा कोण ये हो गया 99 डिग्री, तो 100% ये 18 डिग्री एक्स्ट्रा है। सब कंडीशन सेटिस्फाई होंगी जो सवाल में दी है वो। आगे देखो मैंने ये भी बताया संपूर्ण कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री बनेगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ये रहा हमारा पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड को देखते हैं हम। इसमें दिया हमारे क्वेश्चन में, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। यानी 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी और उनका कुल मूल्य वो आए हमारे 3800 रुपए में। फिर उसने बाद में क्या किया, बल्ले गेंदें कम पड़ गई हो गई, तो फिर उसने बाद में क्या किया, उसने बाद में किया कि 3 बल्ले तथा 5 गेंदें फिर खरीद ली उसने 1750 रुपए में। यानी 2 बार में उसने अपना माल खरीदा है। और फिर पूछ रहा है उसमें प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य पूछ रहा है ये। तो सवाल तो हमारा दिया ही गया, सबसे पहले जो पूछ रहा है वही मान लो बस। हाल में लिखेंगे प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले, तो लिखो माना एक बल्ले का मूल्य 100 रुपए और गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य हमारा हो गया 22 रुपए। शर्त फर्स्ट से देखो, हमारी शर्त फर्स्ट क्या कह रही है, शर्त फर्स्ट कह रही है एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें, यानी 7 बल्ले, तो एक बल्ले की कीमत एक्स प्लस 6 गेंदें, गेंदों की कीमत 22, और दोनों मिला के कितने खरीदे हमारे 38 से। इसे मान लेंगे समीकरण। कुछ के तो समझ में नहीं आ रहा ये एक्स एक्स कहां से चिपका दिया, दिमाग से सोचा करो। देखो मैं बोलूं एक बॉल की कीमत 5 रुपए है, यानी एक बॉल का मूल्य, मूल्य कितना दिया हमारा 5 रुपए। मैं बोलूं 5 बॉल का मूल्य कितना होगा, 5 बॉल का कैसे निकालेंगे, 25 होगा। 25 निकला कैसे, ऐसे निकला है एक बॉल का मूल्य मल्टीप्लाई एक बॉल का मूल्य या किसी वस्तु का एक का मूल्य और उस वस्तु की संख्या में गुणा कर दें। कितनी बॉल खरीद रहे हैं हम, 5, तो 25 ऐसे ही तो बनेगा गुणा करके। यानी एक किसी एक चीज की कीमत, एक चीज की कीमत कितनी मानी थी एक्स, और उसके कितने यानी कितनी चीजें खरीदने उसका गुणा कर दो तो कुल मान मिल जाता, और दोनों मिला के हमें 38 से दिया है, यानी 7 बल्ला और 6 गेंदों का मिला के 3800। ये हमारा समझ में आ गया। ऐसे सेकंड देखो अपना समीकरण एक, शर्त सेकंड से देखो, शर्त सेकंड क्या कह रही है, बाद में उसने क्या किया 3 बल्ले यानी 3 बल्ले 3x प्लस 5 गेंदे यानी 5 बाई बराबर वो 1750 रुपए में इसने खरीदे दोनों चीज। मिलेगी हमारे समीकरण दोनों। अब क्या है, समीकरण एवं बनाने थे, एवं तो बन गए, अब इन्हें हल करना है। हमें हल क्या करना है, हमें एक्स का बाई का मान निकालना है, यानी बल्ले का मूल्य और गेंद का मूल्य। तो अपना करो, सबसे पहले मैंने बताया प्रतिस्थापन विधि में किसी एक का मान निकाल लो, चाहे एक्स का निकाल लो चाहे बाई का। मैं समीकरण एक से देख रहा हूँ, किससे देख रहा हूँ, समीकरण एक से। समीकरण एक से देखा जाए तो मैं एक्स का मान निकालूंगा। तो देखो 7x, एक्स के अभी तो अकेला है नहीं है क्योंकि 7x गुणा में चिपके हुए हैं बराबर, मैं 3800 अपनी जगह हो गया। देखो बाई को उधर ले गया मैं, माने 6 बाई, 7x तो अपनी जगह, 6 बाई को उधर कर दिया मैंने ले जाके, कोई दिक्कत है नहीं है, क्यों हमें चाहिए x। तो पहले x, तो x का मान कब निकलेगा, उसे अकेला करो। तो अभी तो ये अकेला नहीं है, अभी तो पहले 6 बाई थे, इन्हें हटा दिया, अब 7 को भी तो हटाएंगे हम, 7 को हटाएंगे तभी तो x निकलेगा। तो 3800 अपनी जगह माने 6 बाई अपनी जगह, पूरे के बट्टे कितना आ जाएगा 7। मैंने बताया जब एक साइड कोई चीज गुणा में दियो तो दूसरी साइड भाग में जाती है, और जितनी चीजें लिखी जाएंगी उनके सबके नीचे जाएगी। ऐसा नहीं है 3800 के नीचे 7 कर दो और 6 बाई को अकेला छोड़ दो, तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो एक्स का मान निकल आएगा। अब देखो हमारा निकल आया, अब लिखेंगे एक्स का मान, समीकरण हमने किससे निकाला, एक से निकाला, दूसरे में रख दो। एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो भाई साहब,
समीकरण 2 में तो रख रहे हैं एक्स की जगह, तो देखो 3 तो है हमारा, एक्स कितना हमारा 3800 माइनस 6y बट्टे 7, यही तो हमारा एक्स की जगह रख दिया, समीकरण 2 में रख रहे हैं प्लस 5y बराबर हमारा 1750 दिया गया। हो गया यहाँ तक। जब मैंने बताया था अगर कहीं क्वेश्चन में तुम्हें फ्रैक्शन दिखे तो एक तो तरीका फ्रैक्शन करके हल कर लो, और एक तरीका उसका एलसीएम ले लो नीचे से, एलसीएम लेके और उसका हर टर्म में गुणा कर दो बस। एलसीएम किसका आएगा, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 7, तो हर टर्म में 7 का गुणा कर दो, इसके संग भी 7 का गुणा कर दो, इसके संग भी 7 का गुणा कर दो, इसके संग भी 7 का गुणा कर दो। अब इससे क्या हो जाएगा, ये हमारी फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, यहाँ पे खत्म हो गई। अब गुणा कर लो अपना, 3 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करूंगा अंदर तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 3 8 24 2 हो गया, और 9 2 11 यानी 11400। अब 3 का अंदर करेंगे, इसके संगत हो गया, इसके संग करो, 3 छिक्के 18 बाई, प्लस 7 का 5 में करेंगे 35 बाई, बराबर 175 यानी 1750 में 7 का करो तो 0, 7 35 3 हो गया, 7 7 49 और 3 52, 5 हो गए, और 7 7 और 5 12 यानी 12250, ये हो गया। अब देखो बाई बाई एक तो 35 बाई में से 18 बाई जाएंगे तो कितने बचेंगे, 17 बाई बचेंगे, बराबर 12,250 अपनी जगह, और 11,400 उधर जाएंगे, जाएंगे या नहीं। अब मैं इसमें से घटा रहा हूँ, घटाओ कितना बचा हमारा, 0 हो गया, 5 हो गया, और ये हो गया हमारा 12 में से 4 जाएंगे 8, यहाँ 11, 11 में से ये जाएगा तो 0 यानी हाँ 850 ही बचा हमारा। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 850 बट्टे 17 यानी 850 बट्टे 17, तो भाग लगाओ 17 पंगे 85, तो बाई बराबर कितना निकला है हमारा 50। ये किसका मूल निकला हमारा, एक गेंद का मूल निकला है। तो इसने दोनों का पूछा था, बल्ले का भी और गेंद का भी। अब बाई का मान किसी एक समीकरण में रख दूं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक। देखो ये तो निकला है हमारा बाई का मान, कोई छोटा समीकरण देखो जिससे आसानी हो, आसानी हमें होगी बाई के मान से, इसी में होगी आसानी पहले वाले में। क्यों, क्योंकि इसमें सब मान कैसे दिए हमारा 38 दिए, इसमें 1750, इसमें गुणा करना आसान है, इसमें नहीं है, तो हम एक में रख दे रहे हैं। तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई साहब, 7x तो है अपनी जगह, प्लस 6y है, कितना 6y, बाई की जगह कितना रखना है 50, बराबर दिया हमारा 38 से, 7x अपनी जगह, प्लस ये 6 का गुणा 50 बनेंगे 3 से, तो 3 से इधर प्लस के तो दूसरी साइड किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, माइनस के हो गए हमारे। तो 7x बराबर घटाओ कितने बचे हमारे 35 से, कितने बचे भाई साहब 35 से, तो x बराबर कितना निकला है हमारा 7 35 5, क्या निकला हमारे, एक बल्ले का मूल्य हमारा कितना निकला, x माना था वो कितना निकला है 500 रुपये, और एक गेंद का मूल्य क्या माना था हमने बाई, और बाई कितना निकला हमारा 50 रुपये, यानी जो हमारा बल्ला आएगा वो तो आएगा एक 500 रुपये का, और गेंद आएगी हमारी कितने रुपए की 50 रुपये की। क्या लिख लेंगे बस वही, एक बल्ले का मूल्य x माना था 500, और गेंद का मूल्य बाई माना था, बाई कितना निकला हमारा 50, ये हो गया, ये हमारे आंसर हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा दिमाग यूज करो और आराम से हो जाएगा। और जो नए बच्चे ना देख रहे हैं ना, अभी समझ में नहीं आ रहा तो पहले पार्ट 1 देखें जाके, तो अच्छे से समझ आएगा। मैंने समझा चुका हूँ प्रतिस्थापन विधि क्या है, अच्छे से समझाया हुआ है उसमें, तो पहले उसमें देखो। और आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो सॉल्यूशन, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें, ठीक। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 4 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसे देखते हैं। ये क्वेश्चन में कह रहा है हमारा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी आप टैक्सी के भाड़े में और एक नियत भाड़े के अतिरिक्त एक नियत भाड़ा लग रहा है, और उसके अतिरिक्त भी एक और भाड़ा है। जो अतिरिक्त भाड़ा है वो कैसे दिया गया, वो चली गई दूरी पर लगता है, जितनी दूरी चलेंगे उसके हिसाब से लगेगा हमारा अतिरिक्त भाड़ा। और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना 105 रुपये, तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, 3 सवाल है इसमें। एक नियत भाड़ा पूछ रहा है, एक प्रति किलोमीटर भाड़ा पूछ रहा है, और एक और सवाल इसमें पूछ रहा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। 3 सवाल पूछ रहा है इसमें।
तो पहले यही निकालते हैं हम, उसमें एक नियत भाड़ा निकालेंगे, फिर प्रति किलोमीटर। पहले ये भाड़ा निकालो, फिर क्वेश्चन तीसरा इसी में हल करेंगे। पहले ये लिख लो, मान लेते हैं हम, देखो हल में लिखेंगे, माना माना टैक्सी का टैक्सी का माना टैक्सी का नियत भाड़ा एक्स रुपए। कितना हमारा? एक्स रुपए। अच्छा, उसके बाद और एक हमारा अतिरिक्त और भाड़ा है हमारा। नियत भाड़े के अतिरिक्त एक और भाड़ा है, जो जिसे बोलते हैं अतिरिक्त भाड़ा। वो दूरी पर लगता है। किस पर लगता है? चली गई दूरी पर। ठीक, तो वो लिख लेंगे हम, अतिरिक्त भाड़ा। अतिरिक्त भाड़ा। अतिरिक्त भाड़ा कैसे पूछ रहा है? ये किलोमीटर पर दिया है, प्रति किलोमीटर पर। तो ये हमने अतिरिक्त भाड़ा कितना मान लिया? किलोमीटर, 22 रुपए। देखो मैं शर्त फर्स्ट लगाऊंगा, पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है। इसने बोला है, देखो इसमें एक तो इसने नियत भाड़ा कर दिया फिक्स, और एक भाड़ा वो लगेगा जो जितनी आप अतिरिक्त दूरी चलोगे उस पर और भाड़ा, जैसे अतिरिक्त भाड़े से दर्शा गया इसमें। इसमें क्या होगा? देखो जैसे मैं बोलूँ आपसे कि आप आगरा से कानपुर जाओ। आप आगरा से कानपुर गए, और आगरा से कानपुर की दूरी मान ली मैंने 100 किलोमीटर है। ऐसे तो वैसे ज्यादा 250-300 होगा लगभग, 100 किलोमीटर है। मेरी टैक्सी है, मैंने तुमसे कहा अगर आप आगरा से कानपुर जाओगे तो मैं एक नियत भाड़ा तो लूंगा तुमसे, वो कितना भी हो सकता है, 1000 रुपए ले, 500 रुपए ले, कुछ भी ले। मान लिया वो भाड़ा ले रहा हमारा नियत कितना? एक्स। एक्स या कुछ भी हो सकता है, वो उसका होगा। वो बोलता होगा 50 रुपए लूंगा मैं, तो फिक्स है ये तो। फिर उसके बाद अतिरिक्त लगेगा तुम पे। तो उसने ये बोल दिया ये किराया तो अलग है हमारा, ये तो नियत है, ये तो तुम पर लगेगा कुछ भी करो, ये तो देना है, इसमें कोई कोई मतलब नहीं है। फिर एक और हमारा भाड़ा निकलेगा, कौन सा? अतिरिक्त वाला। वो अतिरिक्त वाला क्या है? वो अतिरिक्त भाई 100 किलोमीटर पर फिर लगेगा। 100 किलोमीटर पर कैसे? हमने मान लिया अतिरिक्त भाड़ा 22 है। कितना है? 22। तो देखो एक्स तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, वो तो फिक्स है, उसमें कुछ नहीं है, वो तो हमें देना ही है। नियत भाड़ा उसी बोलते हैं, वो तो देना ही है, ये तो देना ही पड़ेगा। प्लस जो दूरी चलोगे ना आप, उसका भी भाड़ा देना पड़ेगा। तो दूरी हमने 100 किलोमीटर चल रहे हैं, और 1 किलोमीटर के रुपए मतलब 22 रुपए लग रहे हैं। तो 100 किलोमीटर के रुपए कितने हो जाएंगे? 100 बाई हो जाएंगे। तो ये हमारा बनेगा किराया। टैक्सी वाले ने बोल दिया ये तो एक्स जो रुपए है वो तो मैं लूंगा ही, और जो दूरी चलेगी उसके अलग लूंगा मैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत इसने ये क्वेश्चन में बोला है। तो अब देखते हैं इसी के हिसाब से। देखो अतिरिक्त किराया होगा, तो शर्त फर्स्ट में देखो, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। देखो, और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 1 से 5 रुपए है। तुम 10 किलोमीटर दूरी जाओगे ना, तो टेम्पू वाला या टैक्सी वाला 100 रुपए तो तुमसे लेगा ही। ये तो फिक्स है नियत भाड़ा, उसने बोल दिया है। प्लस ये तो देना ही है। अब 10 किलोमीटर दूरी तो जा रही हो ना तुम, 10 किलोमीटर दूरी पे ये एक्स तो लगेगा अलग से, चाहे आप टैक्स मान सकते हो इसे अलग से। ये एक्स तो देना पड़ेगा, और अब वो दूरी दे रहे हो, दूरी का अलग से वो देना पड़ेगा तुम्हें अतिरिक्त किराया। यानी 10 किलोमीटर की दूरी चल रही हो, 10 किलोमीटर दूरी जा रहे हो, और अतिरिक्त किराया कितना है दूरी पर? तो अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर पर ही है। ठीक, दूरी पर दिया, प्रति किलोमीटर पर ले, ठीक, दूरी का दिया 22 रुपए। तो 10 का कितना हो जाएगा हमारा? 10 बाई, और यही तो हमारा कितना दिया है? 1 से 5 रुपए। समीकरण 1। अब शर्त दूसरी देखो, शर्त दूसरी में कह रहा है अब वो दूरी 15 किलोमीटर है। कितनी है? 15 किलोमीटर। तो टैक्सी वाले ने कहा भाई साहब मैं 100 रुपए तो लूंगा ही तुमसे, ये तो उसका नियत है। अब 15 किलोमीटर दूरी के और लूंगा मैं अलग से तुम पे, वो अतिरिक्त भाड़ा है हमारा। तो 15 किलोमीटर पर अतिरिक्त भाड़ा कितना है? 22। 1 किलोमीटर पर 22 है, यानी प्रति किलोमीटर 22 रुपये। तो 15 किलोमीटर पर कितना हो जाएगा? 15 बाई, और वो कितना ले रहा है? 155 रुपये। ये हो गया समीकरण 2। उसने बोला है फिक्स तो लगेगा ही, और दूरी के अलग लूंगा मैं, तब हो जाएगा वो टैक्सी लेके, एक किराए से नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। समीकरण 2 मिल गए। अब क्या अपनी प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। तो लिखो समीकरण 1 से, समीकरण एक से देखो एक्स का मान निकाल ले रहा हूं मैं। तो 1 से 5 अपनी जगह, और -10 बाई हो गया, निकला है हमारा।
ये मान निकला है। अब x का मान रख दो एक में, x का मान एक से निकाला दूसरे में रख दो, x का मान समीकरण दो में रखूंगा, क्योंकि मैंने x का मान किससे निकाला था, एक से, और मैंने बता चुका हूं प्रतिस्थापन विधि में कि एक से निकालेंगे दूसरे में रख देंगे, तो कितना हो गया हमारा, तो x का मान समीकरण दो में रखने पर, रखो भाई साहब समीकरण दो का, ये क्या हमारा, तो x की जगह 105 माइनस 10y तो है ये हमारा, प्लस 15y तो है हमारा, और बराबर 155 दिया है। तो देखो 10y माइनस के 15y प्लस के, तो 15 में से 10 जाएंगे तो 5y बचेंगे, और 1 से 5 उधर जाएंगे माइनस के, तो घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 50 बचेंगे। सिंपल सी बात है, 105 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 50 बचेंगे। तो y बराबर कितना निकल आएगा हमारा, y बराबर आ जाएगा हमारा 10। क्या निकला ये 10, ये y क्या निकला हमारा, ये अतिरिक्त भाड़ा निकला है प्रति किलोमीटर पर, यानी ये अब 1 किलोमीटर चलोगे ये 10 रुपए लेता है 1 किलोमीटर के, ये ध्यान रखना, ये अतिरिक्त किराया है इसका प्रति किलोमीटर का। अब हमें तो और क्या चाहिए, नियत भाड़ा भी तो चाहिए, तो बाई का मान रख दो किसी में, बाई का मान समीकरण एक में रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण एक में रखने पर, रखो समीकरण एक में, x अपनी जगह प्लस 10 बाई, और बाई का मान कितना निकला हमारा 10, और बराबर दिया 105, टेन टेन जा 100 हो जाएंगे, 100 उधर जाएंगे तो 105, 100 गुणा करेंगे तो 100 हो गया, उधर जाएंगे तो माइनस के हो गए, तो x बराबर कितना निकला हमारा 5। यानी देखो इसका नियत वाला 5 रुपए तो लग रहा है, ये तो दे नहीं है तुम्हें, और अतिरिक्त दूरी का ये किराया दिया 10, तो दोनों हमारे मान निकला है। तो लिख लो आप, नियत भाड़ा कितना निकला हमारा, नियत भाड़ा निकला हमारा, हमने x माना था वो निकला हमारा 5 रुपए, और अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त, ये अतिरिक्त भाड़ा है चली गई दूरी पर, प्रति किलोमीटर चली गई दूरी पर अतिरिक्त भाड़ा है ये, वो कितना निकला हमारा, यानी 10 रुपए, ये निकला है हमारा, बाई निकला हमारा 10, और ये निकला x हमारा 5। ये तो हमारे दो चीजें पूछ रहा था, एक प्रति किलोमीटर भाड़ा पूछ रहा था अतिरिक्त वाला, और एक नियत भाड़ा पूछ रहा था, तो दोनों निकला है हमारे, अतिरिक्त मतलब किलोमीटर वाला 10 निकला, और नियत भाड़ा कितना निकला 5। अब आगे और कह रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। भाई साहब इसे और समझ लेते हैं, इसे समझेंगे तो देखो यहां लिख लेंगे, व्यक्ति को, व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी के लिए, दूरी के लिए दिया गया भाड़ा, यानी अब ये व्यक्ति 25 किलोमीटर और जा रहा है, भाई साहब कितना जा रहा है 25 किलोमीटर, अब इसके लिए किराया कितना हो जाएगा, ऐसा मत करना कि ये 25 हो गया, 25 का गुणा कर दो x में, 25 पंजे 125, या फिर बाई की जगह कर दो 250 रुपए के, नहीं दिमाग से सोचें, टैक्स ये उसने बोला है नियत किराया तो देना होगा भाई साहब इसको, बराबर का यहाँ तो ये बराबर की जगह यहाँ लिख लेना, ये नियत तो फिक्स हो गया तुम्हारा देना है। अब ये 25 किलोमीटर और जा रहा है, नियत तो देना ही टैक्स, या सवाल में बोल चुका है, और 25 किलोमीटर जा रहा है, और 25 किलोमीटर में अतिरिक्त किराया लेगा ये 25 किलोमीटर का, जो बाई प्रति किलोमीटर के हिसाब से लग रहा है, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 25 बाई, इतनी दूरी के लिए हमें इतना किराया और देना होगा इसको भाई साहब, 25 किलोमीटर दूरी के लिए निकाल दो, x कितना निकला हमारा 10 रुपए, प्लस 25 अपनी जगह, बाई कितना निकला हमारा, यानी x हमारा 5 निकला है, सॉरी x 5 और बाई 10, तो x हमारा कितना हो गया 5, प्लस 25, बाई कितना निकला हमारा 10, तो 250 और 5 कितने होंगे हमारे 255 रुपए। 3 सवाल थे भाई साहब इसमें, पहले ये नियत भाड़ा पूछा, फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा पूछा, और फिर वो व्यक्ति 25 किलोमीटर दूरी और जा रहा है उसका भाड़ा पूछा, तो व्यक्ति 25 किलोमीटर दूर जाएगा तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा 255 रुपए। यहीं के साथ ये अच्छा सवाल था, इसे 2-4 बार रिवीजन करें तब अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 होता हमारा समाप्त। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसे समझते हैं। ये क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वही भिन्न 9/11 हो जाती है। फिर द्वारा शर्त कह रहा है यदि उसी अंश और हर दोनों में फिर उसी भिन्न के 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो देखो हमेशा भिन्न क्या होती है, अंश बट्टे हर होती है, ये तो पता है, हमेशा भिन्न को अंश बट्टे हर पढ़ते हैं, न्यूमरेटर बट्टे डिनोमिनेटर।
तो देखो मैं मान लेता हूं, यहाँ लिख लेंगे, हल करके लिख लेंगे अपना। माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x और हर हो जाएगा हमारा y। तब भिन्न क्या बनेगी हमारी, तब भिन्न क्या होगी, तब भिन्न क्या होगी हमारी, अंश बट्टे हर ही तो होता है, तो अंश ऊपर x और बट्टे y हर, ये मान लिया मैंने। अब देखो शर्त फर्स्ट क्या कह रही है हमारी, शर्त फर्स्ट देखो, शर्त फर्स्ट कह रही है यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में दो दो जोड़ दिया जाए। देखो अंश बट्टे हर यही तो है, अंश और हर दोनों में दो दो जोड़ दिया जाए। देखो एक्स बट्टे वाई थी, दोनों में दो दो जोड़ दिया तो वह 9/11 हो जाती है, यही तो हो जाती है। कोई दिक्कत तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर ले रहा हूँ इसका, यहीं का यहीं, तब शर्त दूसरी लगा देंगे, भिन्न बना दे रहा हूँ मैं यहीं का यहीं। देखो तो 11 एकम 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर, क्रॉसिंग का गुणा कर देते हैं, ठीक। और 9 का गुणा बाई में करेंगे तो 9y और प्लस 9 दूनी 18, 11x अपनी जगह, बाई इधर आएगा तो माइनस के 9y बराबर 22, इधर प्लस के हैं तो उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो 18 माइनस 22 तो 11x माइनस 9y बराबर हो गया हमारा माइनस के 4। समीकरण एक बन गया, ये मैंने यहीं हल कर दिया, ठीक। अब शर्त दूसरी देखो, शर्त सेकंड से देखेंगे तो शर्त सेकंड करा है उसी भिन्न के अंश और हर में, शर्त देखो दूसरी, उसी हर में दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 3 3, यानी अंश में भी 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न कितनी हो जाती है हमारी, 5/6 ये हो जाती है। गुणा करो, यहीं सिंपल कर ले रहे हैं, यहाँ क्रॉसिंग का गुणा करते हैं ऐसे, 6 का एक्स में करेंगे तो 6x प्लस लगाएंगे, 6 का 3 में करेंगे तो 18 बराबर, 5 का y में करेंगे तो 5y और प्लस 5 या 15, तो यहाँ से भिन्न बन जाएगी हमारी 6x माइनस y, इधर आ जाएगा तो 5y, यानी संख्या संख्या एकलन कर लो और एबीसीडी का अक्षर एकलन कर लो। देखो x अपनी जगह, y को भी इधर ले आए तो 18 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो उधर हो जाएगा 15 माइनस 18, कितना हो जाएगा 15 माइनस 18, तो जब माइनस के 18 में से प्लस के हटाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, किसके, माइनस के 3, तो ये हो गया माइनस के 3, ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 भी मिल गया और समीकरण 2 भी मिल गया। अब समीकरण तो हमारे मिलेंगे, अब क्या करने में दिक्कत है, कर लो। अब लिखेंगे समीकरण 2 से लिख लो चाहे 1 से लिख लो, मैंने बताया प्रतिस्थापन विधि में एक का मान निकाल लो, चाहे x का चाहे y का, तो मैं तो x का ही निकाल ले रहा हूँ, तो 6x बराबर भिन्न हमारी -3 तो है पहले से, माइनस के 5y में तो दस जाएंगे तो किसके हो गए, प्लस के 5y, ठीक। सेकंड समीकरण की बात कर रहा हूँ, समीकरण सेकंड से x का मान निकाल रहा हूँ, तो x कितना निकलेगा हमारा, -3 प्लस 5y तो है ही है, और 6 गुणा में वो किस में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे, पूरे के नीचे आते हैं। ये तो हो गया हमारा x का मान। अब एक से निकालो दूसरे में रख दो, मैंने समीकरण 2 से x का मान निकाला है, अब समीकरण 1 में रख दो, मैं बता चुका हूं तुम्हें। अब लिख देना x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, 11x, तो 11x और x की जगह हमारा कितना निकला है, -3 प्लस 5y बट्टे 6, यही तो है, और माइनस के 9y बराबर -4, ये दिया ना, बस मैंने मान रख दिया, x की जगह कुछ नहीं किया। फिर यहाँ फ्रैक्शन बनेगी, इसके नीचे एक मानो, जब फ्रैक्शन बने तो मैंने बताया है कि एलसीएम विधि से हल मत करो, एलसीएम से ये हमारा बड़ा हो जाएगा, बस ये देख लो नीचे का एलसीएम कितना हो गया, 6, हर टर्म में गुणा कर दो, इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें, हर टर्म में गुणा करें, ऐसा नहीं है एक में कर दिया एक में नहीं किया, आंसर गलत। देखो 6 से 6, ये इसीलिए तो गुणा किया था ताकि फ्रैक्शन हमें यहीं की खत्म कर दें। कितना बचा हमारा, 11 का गुणा करेंगे -3 में तो 11 से 33, 11 का प्लस 5 में करेंगे, 5y में करेंगे तो 11 पन्ना 55y, और यहाँ कितना हो गया हमारा, माइनस के 9 छक्के 54y, कितना हो गया 54y, और बराबर कितना हो गया -24, मल्टीप्लाई किया मैंने, कुछ नहीं किया। देखो 55y में से 54y जाएंगे तो y बचेगा, -24 तो अपनी जगह, माइनस के 33 हो दस जाएंगे तो किसके होगी, प्लस के 33, तो y बराबर कितना हो गया, 33 में से 24 जाएंगे तो 9, ये क्या मिला हमारा, हर मिल गया। हमें भिन्न की जरूरत है तो अंश भी तो पता चले हमें, तो देखो y का मान समीकरण, यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर, यहाँ लिख लो, y का मान समीकरण
y का मान समीकरण, तुम्हारी इच्छा कुछ किसी में रखूं, मैं तो सेकंड में रख रहा हूं, दो में रखने पर, दो में रखने पर रखो बेटे। देखो 6x माइनस 5y है, 5y और y की जगह हमारा x मान निकला है 9 और बराबर कितना है ये हमारा -3, यानी -3। तो ये हो गया 6x -3 तो अपनी जगह, 9 या 27, 27 हो जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, यानी 45 हो गए, 9 45, 45 हो जाएंगे तो किसके हो गए प्लस के। 6x बराबर 45 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 42, तो x बराबर हो गया 42/6, 42/6 का मतलब 7। हमें हर भी मिल गया, हर क्या माना था बाई, अंश भी मिल गया x, तो भिन्न क्या होती है हमारी x/बाई, यानी अंश बट्टे हर, तो भिन्न क्या होगी हमारी, और भिन्न हमने क्या मानी थी, x/बाई तो मानी थी अंश बट्टे हर, तो x कितना निकला हमारा 7 और बट्टे बाई कितना निकला हमारा 9, निकली भिन्न भाई साहब, दिस इज आंसर। यही था, इसमें ज्यादा बड़ा सवाल नहीं था। अब चलते हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट इस एक्सरसाइज का। फिर इससे अगली एक्सरसाइज है हमारी विलोपन विधि, उसे अगली क्लास में समझेंगे। अब अपना क्वेश्चन देखते हैं लास्ट में क्या है हमारा। अच्छा सवाल है, बहुत आने के चांस है इसके, आएगा तो ये 4 नंबर से कम में नहीं आएगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें इसे। देखो ये सवाल होते हैं ना भाषा वाले, 3.1 में हो गए कुछ, 3.2 में हो गए, तो ये और 3.3 में आएंगे विस्थापन विधि, तो ये सवाल रट लें, 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का या 6 का, कोई रोकने वाला नहीं है इसे, ये ध्यान रखने। तो इसलिए ना रिवीजन करते रहा करें जरूर। देखो पहले हल डाल लेते हैं हम, अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ते हैं। देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, अभी नहीं 5 वर्ष बाद हो जाएगी, जैकब की आयु पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 3 गुनी। फिर आगे क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी थी, 7 गुनी थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, आयु पूछ रहा है वर्तमान आयु क्या है। तो देखो हमेशा आयु ज्ञात करें तो तुलना हमें वर्तमान आयु से करनी पड़ती है, किससे, वर्तमान से। तो पहले वर्तमान मानेंगे तब हम तुलना करेंगे, तब देखते हैं सवाल के कैसे चलेंगे। तो पहले मान लेते हैं, देखो जैकब है और उसका पुत्र है, तो लिख लेते हैं माना जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान मानो, क्योंकि हर बार वर्तमान ही मानेंगे क्योंकि कंपेयर हमेशा वर्तमान से होती है, ठीक। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी हमारी 22 वर्ष, हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ये हो गया, ये मान लिया। अब देखते हैं अपनी शर्त क्या क्या कह रही है हमारी। शर्त फर्स्ट देखते हैं, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जब ऐसे क्वेश्चनों में बात की जाए, यानी 5 वर्ष बाद, 3 वर्ष पहले, तो पहले इस वर्तमान आयु को वहां लेके पहुंचो जहां ये बात कर रहा है। बात कहां की कर रहा है ये, 5 वर्ष बाद की। बाद की मतलब समझ रहे हो ना, बाद की मतलब अभी मैं 10 साल का हूं, तो बाद का मतलब 5 साल बाद कितनी आएगा, हो जाऊंगा 15, यानी एज बढ़ रही है हमारी, ये ध्यान रखना, ठीक। बढ़ रही है तो प्लस करेंगे और घट रही है तो माइनस करेंगे। तो ये 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद की, बाद का मतलब प्लस करेंगे, और वर्तमान आयु में छेड़छाड़ जब ही करेंगे, सवालों को जब ही हल करेंगे हम, पहले इन्हें उस वहां पर ले जाओ सवालों को जहां ये कह रहा है 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, पहले सवालों को वहां तोड़ के ले जाओ, उसके बाद गुना फना करेंगे। तो देख लेते हैं एक बार हम, तो शर्त फर्स्ट बाद में देख लेंगे, शर्त फर्स्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। शर्त फर्स्ट से देखो, 5 वर्ष बाद, पहले पहुंच रहा हूं वहीं क्वेश्चन पे, उसके बाद हल करेंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, देखो वर्तमान तो एक्स है हमारी, अभी जैसे मैं बोलूं 10 साल का हूं, तो 5 साल बाद में कितना हो जाऊंगा, 15 साल का हो जाऊंगा। 15 साल का कैसे हो जाऊंगा, यानी 10 साल अभी मेरी है, वैसे है नहीं है 10 साल मेरी, ये तो मेरी ज्यादा है, 10 साल मैं समझना है, आपको एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं। यानी अभी मेरे 10 साल है, तो 5 साल बाद की बात कर रहा हूँ, तो 15 हो जाऊंगा। 15 कैसे निकला, यानी मैंने वर्तमान आयु में अपने 5 जोड़ दिए, जोड़ी तो रहे, तो बस यही जोड़ दो। तो वर्तमान एक्स मानी थी, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 5, ये हो जाएगी। अच्छा पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, उसके पुत्र कितनी हो जाएगी, उसके
लिख लेना है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी हमारी, यानी पुत्र भी तो बढ़ेगा, पुत्र की 22 थी तो ये भी 5 वर्ष बढ़ेगा। हमेशा एज बराबर चलती है, ऐसा नहीं है कोई लड़का है वो 10 साल बढ़ रहा है और कोई एक और लड़का है वो 5 साल बढ़ रहा है सेम साल में, ऐसा नहीं है, एज हमेशा बराबर चलती है। अगर एक लड़का 10 साल एज अपनी बढ़ेगा ना तो सामने वाला भी 10 ही साल बढ़ेगा, ऐसा नहीं है वो 10 साल ही बढ़ पाए तो वो 5 ही साल बढ़े। एज हमेशा बराबर चलती है, ये ध्यान रखने। ये हो गया। अब हम जहाँ कंडीशन थी वहां पहुंच गए, 5 साल बाद पे पहुंच गए अपनी। अब देख लो, अब 3 गुनी करनी है, ये शर्त कह रही है हमारी। अब देख लो शर्त में क्या कहा था, शर्त फर्स्ट यहाँ लिख ले रहे हैं, अब शर्त फर्स्ट। अब देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जब गुना उना करें तो पहले दोनों की आयु को बराबर करो। x+5 बराबर y+5 हो गया, कोई दिक्कत? बराबर कर लिया। अब देखो कौन गुना है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी, यानी जो जैकब है यानी x+5 है, ये 3 गुना हो रहा है। कौन हो रहा है? ये 3 गुना। तो ये 3 गुना कम रहा होगा, और बराबर का चिन्ह क्या कहता है, दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर। तो जैकब तो 3 गुना है ही है, तो पुत्र 3 गुना कम होगा ना, तो पुत्र को बराबर करने के लिए 3 का गुना करना पड़ेगा। या फिर ये ना समझ में आए तो जो गुना होता है ना, जिसकी बात की जाए उसमें गुना मत करो, उसके अपोजिट में कर दो। यहाँ देखो जैकब 3 गुना था तो इसमें मत करो, उसके पुत्र की में कर दो बस। तो देखो ये हो गया हमारा x+5 बराबर 3 का गुणा करेंगे तो 3y और +15। एक्स अपनी जगह 5, 3y इधर आएंगे तो -3y, 5 उधर जाएंगे तो माइनस के हो गए, तो 15 - 5, यानी x-3y बराबर हो गया हमारा 10। कितना हो गया? 10। ये बन गया समीकरण 1। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। पहले तो समीकरण एवं बनाने सवाल में बोल रखा है इसने, एवं बनाने, तो एक तो मिल गया। अब देखो कंडीशन सेकंड से, अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी थी? 7 गुनी। 7 गुनी थी। तो पहले पहुंचो तो कहां पर, 5 वर्ष पहले पहुंचो ना, तब तो कुछ करेंगे। ये 5 वर्ष पहले की 7 गुनी कह रहा है, वर्तमान की नहीं कह रहा। 5 वर्ष पहले पहुंचो, तो देखो फिर लिखेंगे, फिर उन्हें शर्त दी है तो 5, शर्त सेकंड से ही देख लेंगे, शर्त सेकंड से ही देख लो। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी भाई साहब? जैकब की वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष पहले वो कितने का रहा होगा? 5 साल कमी का तो होगा। जैसे अभी मैं 20 साल का हूं, तो 5 वर्ष पहले कितने का रहा होगा? मैं 15 का रहा होगा ना, यानी वर्तमान में से तो घटा रहा हूं, तो वर्तमान में से घटा देंगे 5। उसके पुत्र की 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, यानी y-5। ठीक, ये हो गया। अब देख लो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था। सर तो सेकंडरी तो कह रहा था कि 7 गुनी है 5 वर्ष, तो पहले x-5, पहले दोनों को बराबर करो। अब देखो कौन गुना हो रहा है यहाँ। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, यानी जो जैकब है x-5 ये 7 गुना था, तो मैंने बताया अपोजिट में गुणा कर दो, उल्टे में। ठीक, तो ये हो गया हमारा x-5 बराबर, गुणा करेंगे 7 का तो 7y माइनस के 35। तो ये x इधर है तो मतलब 7y इधर है तो इधर होंगे तो माइनस के हो गए। मैंने बताया चर चर एकलन कर लो, xy एकलन कर लो और संख्या संख्या एकलन, बराबर -35 तो अपनी जगह है हमारे, गुणा करेंगे इसमें। अब -35 अपनी जगह, जब माइनस के 5 उधर जाएंगे तो किसके हो गए? प्लस के। तो यानी x-7y बराबर ये बन गया हमारा -30। कितना बना? -30। ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 ही मिल गया, समीकरण 2 भी मिल गए, दोनों मिल गए। अब देखते हैं हम समीकरण 2 से, चाहे 1 से देख लो, अब मैं समीकरण 2 से अब हल कर रहा हूं। मैं समीकरण 2 से x का मान निकाल रहा हूं, किसका? x का। तो x का मान कितना निकलेगा? -30 और प्लस के 7y, माइनस के 7y उधर जाएंगे प्लस के। अब मैंने बताया कि जो 1 से मान निकले वो दूसरे में रख दो। मैंने 2 से निकाला x का मान, अब पहले में रख दो, लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 क्या हमारा यही तो है ना, x-3y। x की जगह मुझे कितना रखना? -3 + 7y, -3y तो है अपना, और बराबर के 10 हो गए। 7y में से 3y जाएंगे, कितने बचेंगे? 4y। 30 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 10 और 30 कितने हो जाएंगे? 40। तो y कितना निकला है हमारा? y निकला है 40/4 यानी 10। y निकला 10। तो ये हमारा सवाल तो नहीं भर रहा, हमें तो इनकी आयु ज्ञात करनी है, वर्तमान यानी x और y बताना है। तो मैं सवाल को थोड़ा रफ कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, आपने देख लिया होगा
हमारा बाई 10 मिल गया। अब बाई का मान किसी समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तुम्हारी इच्छा है। तो मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, इसके बाद आगे कर रहा हूँ सवाल। यहाँ से हटा दे रहा हूँ थोड़ा मैं, हटा देते हैं इसे यहाँ से। ठीक, अब मैं बाई का मान मिल गया मुझे, तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये बाई क्या माना था मैंने, बाई माना था जैकब के पुत्र की आयु। ये जैकब के पुत्र की आयु निकली है 10। अभी जैकब की भी तो निकालनी है, वर्तमान आयु, दोनों की ज्ञात करनी है ना हमें। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण क्या है, एक्स माइनस बाई, यानी एक्स माइनस 3 आई, तो एक्स माइनस 3 बाई, बाई कितना निकला हमारा 10, और बराबर कितना हो गया 10। तो एक्स बराबर कितना हो गया हमारा 10, तो अपनी जगह माइनस 30 हो जाएंगे इधर, तो उधर जाएंगे तो किसको जाएंगे प्लस के, एक्स बराबर 40, ये तो हो गया। देखो जैकब की आयु एक्स मानी थी, वर्तमान आयु एक्स भी निकल आई, और पुत्र की आयु मानी थी हमने, उसके पुत्र की बाई मानी थी, बाई भी निकल आई। बस हमारे आंसर निकल आए, यानी जैकब की वर्तमान आयु एक्स मानी थी, वो कितनी निकल आई 40 वर्ष। जैकब तो है 40 वर्ष का, और उसके पुत्र की आयु कितनी निकली हमारे, उसके पुत्र की आयु यानी बाई, ये कितनी निकली हमारी 10 वर्ष। दोनों निकला है भाई साहब, जैकब था हमारा 40 वर्ष का और उसका पुत्र था हमारा 10 वर्ष का। इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज होती है समाप्त 3.2। अब हमारी अगली विधि है विलोपन विधि। समीकरण ऐसे ही बनेंगे सेम, बस तरीका अलग अलग बदले आया। ग्राफ विधि से हमने ग्राफ बनाया था, प्रतिस्थापन से प्रतिस्थापन समझ में आ गई। अब उसमें देखेंगे विलोपन, तो उसमें कुछ नहीं है, बस चीजें वही है, बस तरीका करने का अलग है। विधि वही है, वही मान निकलेंगे। तो अब तीनों विधि सीख लें, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि प्रतिस्थापन से, विलोपन से या ग्राफ विधि से हल कीजिए, तो तीनों विधि सीखना जरूरी है। वैसे आपके में 4 थी, एक वज्र गुणन थी, वो हट चुकी है आपके में। ठीक, और मैं आपको मैथ नए मैथ के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, पुराने के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा, जो सिलेबस में दिया उसके हिसाब से। ठीक, तो इसी के साथ आई होप, मुझे आशा है कि ये समझ में आया होगा आपके अच्छे से, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं ये वीडियो आपके लिए रात के 2 बजे शूट कर रहा हूँ, ये ध्यान रख लें। तो मैं भी देखो, अभी पसीना चल रहा है मेरा भी, तो एक लाइक तो बनता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और दोस्तों के पास धड़ाधड़ शेयर कर दें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और जब भी मैं वीडियो डाला करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, और आप कॉपी लेके बैठ जाएं, कंप्लीट मैथ कराया जाएगा अच्छे तरीके से। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्ते, बाय।